आकाशवाणी मुंबई केंद्र संगीत पत्रिका अंतर्गत सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद हफीज अहमद खान यांची ब्रिज नारायण यांनी घेतलेली मुलाखत आपण ऐकणार आहात. उस्ताद हफीज अहमद खान साहब, आदाब. आदाब ब्रिज नारायण जी. जब से नेहरू सेंटर में मैंने आपका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सुना था जी, तब से सोच रहा था कि आपसे फुर्सत में बातचीत की जाए, बहुत बहुत शुक्रिया जिससे कि हिंदुस्तान के और लोग भी उसको सुन सकें. और ये मौका आज आ गया इस वजह से कि AIR में ये काम हो रहा है, जिससे कि श्रोता लोग आसानी से आपकी बातचीत सुन सकेंगे. सही सर. 25 वर्ष पहले जी हाँ, जब आप बॉम्बे में पोस्टेड थे, जी हाँ, जी हाँ, उस वक्त आपने सुरसिंगार संसद के प्रोग्राम्स का बागडोर अपने हाथ में रख ली थी. कोशिश की थी. जी हाँ, बहुत ही कमाल का काम किया था उसने. मुझे बड़ा मुझको बहुत आराम हो गया था आपके काम करने से, क्योंकि उसमें इतना ज़हीन आदमी मेरे साथ हो जाए, बराबर का काम करने वाला. उसके बाद आपको मैंने दावत दी थी स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन में गाने की. जी हाँ, जी हाँ. उसके बाद एक मौका और आया जबकि मैंने आपको कॉन्फ्रेंस कन्वोकेशन में बुलाया. जी हाँ, जी, जिसमें कि आपको हमने रसेश्वर अवार्ड दिया. जी. और मौके की बात उसी वक्त आपको पद्मश्री भी मिला. जी हाँ. ये दोनों चीजें मिलने से ये सब सोने में सुहागा हो गया. आपका आशीर्वाद है. मैं चाहता हूँ जी कि आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाकर आपके साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू की जाए. जी हाँ. जिससे कि न सिर्फ मुझे नई मालूमातें हों, बल्कि श्रोताओं को भी पता लगे कि आप किस हैसियत के कलाकार हैं और आपका क्या स्टेटस है. बहुत 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 शुक्रिया. मैं आपको बताऊंगा जो आपके प्रश्न होंगे, जो आपकी बातें होंगी. तो खान साहब, आपसे बातचीत शुरू की जाए. जी हाँ साहब. अर्ज ये है कि पहले आप ये बताइए, जी हाँ, आपका घराना कौन सा है और आपने संगीत यात्रा कब से शुरू की. जी हाँ, बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ. ब्रिजनारायण जी, ये तो आपको मालूम है कि हमारे यानी हिंदुस्तानी संगीत में घरानों का एक बहुत बड़ा महत्व है. घराने का मतलब ये है कि जैसे हमारे साहित्य में, लिटरेचर में जो कहते हैं ना स्कूल्स ऑफ थॉट, वो आपको पेंटिंग में ही मिलते हैं. तो इसी तरह से म्यूजिक के भी जो घराना, यानी एक ऐसे केंद्र जहाँ पर किसी यानी विशेष शैली जो है वो पनपी है और या यानी उसकी तरक्की हुई है. तो ऐसे मैं तो ख्याल की बात करूंगा क्योंकि मैं यानी ख्यालिया घराने का प्रतिनिधि हूँ. तो ऐसे बहुत से आप तो जानते हैं, आप तो खुद यानी प्रोग्राम पेश कर चुके हैं, कलाकारों से मिल चुके हैं, कलाकारों का प्यार हासिल कर चुके हैं. और हर घराने का कलाकार जो है आपके मंच पर बैठकर उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया है. तो मिसाल के तौर पर आगरा घराना, सहसवान रामपुर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना और यानी किराना जयपुर घराना, ये सब जो विशेष घराने हैं जिनके प्रतिनिधियों ने संगीत की ऐसी सेवाएं की हैं कि कभी नहीं भुलाई जा सकती. सही बात. तो मेरा घराना जो है वो कहलाता है सहसवान रामपुर घराना. वाह. आपको तो मालूम है कि पहले जो हमारे राजा महाराजा और नवाब हुआ करते थे वो आश्रय दाता थे हमारे कला और कलाकारों के. सही बात. उसी में हमारा जो रामपुर एक रियासत थी, वहाँ के जो नवाब थे खुद भी कलाकार थे. यानी आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि नवाब हामिद अली खान साहब जो थे वो उनके पास 5000 धुरपद उनको खुद याद थे. 5000 धुरपद. तो अब आप ये सोचिए ब्रिजनारायण जी, क्या कोई ऐसा वैसा कलाकार उनके दरबार में गा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता. हो ही नहीं सकता. यानी जब वो खुद जौहरी थे और उनको परख थी कला की और कलाकारों की, तो यानी वहाँ सहसवान जो है एक कस्बा है जिला बदायूं यूपी में. ये आता है नॉर्थ वेस्ट में. और वहाँ की आबो हवा, वहाँ के हर एतबार से जलवायु बहुत ही अच्छी जगह है. आप अगर जाएंगे तो आपकी तबीयत फड़क उठेगी अगर आप सहसवान. मैं जा चुका हूँ. अच्छा, सहसवान जा चुके हैं. क्या कहने साहब? और वो भी ब्रज का एरिया है. हाँ साहब, क्या कहने, महज इत्तेफाक है. तो वहाँ के जितने कलाकार थे, जाहिर है वो उनको किसी आश्रय की जरूरत थी. तो जो करीब तरीन जगह थी वो थी रामपुर. वहाँ सब दरबार में आए और वहाँ के नवाबों ने
साहब उनको कलेजे से लगाया। क्या कहना। तो इस तरह से ये स्कूल की स्थापना या घराने की स्थापना ऐसी हुई। और जो इसके संस्थापक थे वो थे एक दो भाई, कुतुबुद्दौला साहब और साहिबुद्दौला साहब। लखनऊ में, यानी रामपुर से पहले वो लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे और अपने गाने से और अपने यानी सितार से वो लोग मुग्ध होते रहते थे। अच्छा, और एक बड़े मजे की बात यह है कि दोनों भाई कलाकार होने के साथ साथ जो वहाँ का यानी राज्य की जिम्मेदारी थी वो भी निभाते थे, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे और उस ज़माने में तो खैर फारसी ज़बान थी, फारसी ज़बान के भी माहिर थे। तो उनके नवासे थे महबूब खां साहब, बहुत अच्छे गायक थे। और उनके नवासे थे, उनके भी नवासे थे उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब। यानी ये वो नाम है जो पूरे हिंदुस्तान में हर संगीत प्रेमी जानता है। आपने भी नाम सुना है, किताबों में भी नाम पढ़ा है। तो इस तरह से उन्होंने इस गायकी का जो प्रचार जो है सारे हिंदुस्तान में किया। उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब इतने बड़े गायक थे वो कि उन्होंने बहुत से लोगों को शागिर्द किया, जैसे कि भैया गणपत राव, आपने नाम सुना है? खूब नाम सुना है। हारमोनियम के प्रकांड पंडित थे। और फिर उनके छोटे भाई जो थे बलवंत राव, वो भी उन्हीं के शागिर्द थे। हैदराबाद की रेशम जान अपने ज़माने की ज़बरदस्त गायिका थी। फिर यहाँ पर वो आए और बम्बई में भी कुछ कलाकारों को अपना शागिर्द बनाया, जिनमें कि समझिए मुरादाबाद के उस्ताद नज़ीर खां साहब और उस्ताद छज्जू खां साहब, ये उनके शागिर्द थे। नाम सुना है सब? जी हाँ। तो बोले कि भाई अब चूंकि मैं वापस रामपुर जा रहा हूँ, लिहाजा मैं तुमको ये हक देता हूँ कि भाई तुम लोग शागिर्द बनाओ। तो उस्ताद छज्जू खां साहब जो भिंडी बाजार घराने के समझिए कि एक वरिष्ठ गायक थे, उन्होंने भी यानी कुछ शागिर्द तैयार किए। और वो शागिर्द कौन थे? इंदौर के उस्ताद शाहमीर खां साहब। अच्छा, जो उस्ताद अमीर खां साहब के वालिद अमीर खां साहब के वालिद? जी हाँ, वो उनके शागिर्द थे छज्जू खां साहब के, जिनके उस्ताद थे इनायत हुसैन खां साहब। और उस्ताद चांद खान साहब जो थे दिल्ली में, उनके वालिद थे उस्ताद ममन खां साहब। हाँ। वो भी छज्जू खां साहब के शागिर्द थे। क्या कहना। तब आप ये देखिए ये तालीम इल्म कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। और यानी इतनी अच्छी तरीके से बताते थे, कभी किसी किस्म की कोई जैसे कहते हैं भाई उस्ताद कंजूस, ऐसी कोई बात नहीं। ये करके फिर उन्होंने रामपुर में हैदर खां साहब जो उनके बहनोई भी थे उनको तैयार किया। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब जिनसे आपकी अच्छी खासी मुलाकात रही है, आपके सम्मेलन में आ भी चुके थे। वो पहले पद्म भूषण थे, वो रहे। और उसके बाद में उनके भी सहपाठी जिसे कहना चाहिए उस्ताद फिदा हुसैन खां साहब। फिदा हुसैन खां साहब के बेटे उस्ताद निसार हुसैन खां साहब जो आजकल कलकत्ते में हैं और 86 साल होने के बावजूद भी एक गायक कलाकार हैं, मंच के कलाकार हैं। अब भी गा रहे हैं? जी आप भी गा रहे हैं। आप ये तो मालूम है कि जब उम्र के साथ साथ में आवाज़ में थोड़ा सा कंपन भी आता है, मगर आप ये देखिए कैसी सात्विक जिंदगी रही है इन कलाकारों की। जैसे कि पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी आखिर वक्त तक गाते रहे साहब। क्या कहना। तो ये उनका संयम कहिए, स्वर से प्यार कहिए, और शागिर्दों को तैयार करना, क्योंकि उनका ये कहना था कि दीप से दीप इसी तरह से जलता चला आया है और क़यामत यानी प्रलय तक जलता रहेगा। तो ये जो मेरा घराना है, तो ये मैंने इसका एक संगीत तो योग है खान साहब। जी हाँ, जी हाँ। और जिस संगीतकार जब तक योग न साधे वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता जी। और जिन लोगों के आपने भी जिक्र किया कि जो 86 साल के कलाकार वो हाँ। सिर्फ योग की वजह से इस काम को कर सके। बिल्कुल सही। उसमें संयम तो होना जरूरी है, मगर योग साधना भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम से काम होता है सारा। साधना आज भी वो साधना सुबह 6 बजे उठकर नमाज पढ़ने के बाद और वो साहब साधना करते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अब आपको क्या जरूरत है ये रियाज करने की, कहने के बेटा यानी इब्तिदा भी यही है, इंतहा भी यही है। क्या कहना। यानी शुरुआत भी, प्रारंभ भी यही है और अंत भी यही है, और ये चलता रहेगा। ये जो क्रिया है ये चलती रहेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने स्वर साधना पर ज़्यादा जोर दिया। मेरे ख्याल से जितने भी घराने हैं स्वर साधना पर
ज़्यादा यानी जोर देते हैं। तो ये मैंने अपने यानी घराने के बारे में। आपके उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का जी हाँ, बहुत नाम सुना जी, और खुदा की मेहरबानी से स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन में भी गा गए। जी हाँ, जी हाँ, और बिल्कुल, बड़े खुश हुए यहाँ आकर के। जी, तब पता लगा कि आप उनके शागिर्द हैं। जी हाँ साहब, फिर मुझे पता लगा कि गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब भी उनके शागिर्द जी हाँ, हैं। गुलाम साहब, और आप दोनों साहिबान ने सुरसिंगार संसद के जी हाँ, ने प्लेटफॉर्म प्रोग्राम पे में आकर हिस्सा के लिया बहुत है। सेवा की। हमारे उस्ताद के जो बड़े बेटे हैं, उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, दिल्ली में रहते हैं। हाँ, उनका भी नाम मैंने सुना इतने है। आलिम और बहुत ही अच्छे यानी कलाकार हैं। फिर इस घराने के और भी प्रतिनिधि हैं, गुलाम सादिक खान साहब जो दिल्ली में रहते हैं। मुश्ताक हुसैन खान साहब के छोटे बेटे, ये समझिए कि उनका गुलाम तकी खान साहब, उनके बेटे इश्तियाक हुसैन खान साहब, इन सबों ने यानी उस ज्योति की रोशनी को बरकरार रखा है। तो जिस तरह से हर घराना अपनी जगह एक अमूल्य रत्न के समान है, और भगवान करे कि ये घराने कायम रहे, उनके प्रतिनिधि जो हैं इसी तरह से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें और संगीत की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी अच्छी मालूमात दी आदाब। आपने। ये अब मुझे बताइए कि आपने जो ट्रेनिंग ली, जी हाँ, उसमें तो बहुत कई चीज़ें होंगी, पलटे खास तौर से। जी हाँ, जी हाँ। तो वो असल में क्या है कि जितने घराने हैं स्वर साधना तकरीबन सबकी यकसा होती है। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा मैंने हासिल की वो मैंने अपने पिताजी से, अपने वालिद मरहूम से, उनका नाम था उस्ताद रशीद अहमद खान साहब, कानपुर में रहते थे और अपने ज़माने के बहुत अच्छे यानी कलाकार थे, काफ़ी उनके शागिर्द भी थे। तो शुरू की तालीम उनसे मुझे मिली है और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो आवाज़ सजाई जाती है या संवारी जाती है वो मंद्र स्थान में, तो बोले कि बेटा जितना तुम झुकोगे खुदा उतना ही बुलंद तुमको करेगा। क्या कहना है? और मुश्ताक हुसैन खान साहब कहते थे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो कहने का मतलब ये था कि खरज में, और ये तो इब्तदाई तालीम हो गई, लेकिन जब मैं निसार हुसैन खान साहब के पास बड़ौदा, उस ज़माने में राज गायक थे गायकवाड़ के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने, और हम अपने को समझते थे कि हम बहुत बड़े गवैये हैं। स्कूल के ज़माने में इतने हमको इनामात और इतने प्राइजेस मिले थे कि हमारे कमरे में अगर आप देखते तो 150 हैं। अच्छा। तो हम अपने को समझते थे कि वाह, अब तो हम बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हो गए। तभी आपको इतना इम्पीटस मिला। नहीं, सुनिए, तो वो अभी जो कहने वाला हूँ तो आप हंसते हंसते लौट जाएंगे। पहुँचे साहब, अच्छा, तो अब तानपुरे के पास बैठे। शुरू की तालीम जो थी, कभी तानपुरा कभी हारमोनियम, ऐसा था, लेकिन नियमानुसार निसार हुसैन खान साहब ने अब जो वो हमने गाना शुरू किया तो तानपुरे की आवाज़ या सुर के ऊपर नहीं गाते थे, उसके पड़ोस में हम घूमते फिरते थे। समझे आप? मतलब ये है कि स्वर साधना कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तब उन्होंने कहा खान साहब ने कि देखो बेटा, तुम अपने स्वरों को कैसे सजाओगे कि खरज में तो 3 घंटे रोज की खरज 5 साल तक। तो हमने कहा कि साहब आप बताइए तरीका। सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा। अब 3 घंटे, अब आप समझिए छोटी उम्र थी हमारी और इस कदर तबीयत घबराती रहती थी कि हम किस तरह से भागें या कैसे ये दायरा तोड़कर आगे आएँ। तब अब उन्होंने हमें कहा कि अच्छा भाई को तुम सरगम का को टुकड़े जो हैं, फ्रेजेस, उसके ऊपर थोड़ा सा रियाज करो, लेकिन साथ से आगे मत जाना। तो हमने शुरू किया सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी धा सा नी धा पा नी सा धा नी सा पा धा नी सा मा पा धा नी सा गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा नी नी धा धा नी सा धा धा नी सा नी धा पा सा। अब हम उसमें जो है अपना यानी जोड़ बाकी ज़रब तकसीम सुरों के साथ कर रहे हैं, यानी एक प्रवाह में हम कह गए सा नी धा पा धा नी सा रे सा। और वो जो सज़ा दी उन्होंने, एक जो हमारे थप्पड़ रसीद किया, मुझे आज तक याद है। मैंने कहा कहिए क्या गलती हुई?
कहने लगे भाई मैंने तुमसे कहा था कि सा के आगे मत बढ़ना, तुमने रिकब क्यों लगाई? आप समझे ना? तो ये बुजुर्गों की चीजें हैं जो आजकल जरा कम मिलने में, यानी लोग सीखना ही नहीं चाहते। मैंने आप लोगों में बड़ा पेशेंस था इसको सीखने का, बहुत मुश्किल काम है। यानी हम तानपुरा लेके उनके सामने इसी यानी दृष्टि से बैठे कि या तो हम नहीं या गाना नहीं। क्या कहना, यही बात इसी वजह से हो सका है। अब आप इसको पागलपन कहिए, इसको डिटर्मिनेशन कहिए, रेजोल्यूशन कहिए। मैंने सुना है कि बड़े आदमी बनने के लिए पागलपन की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल जी, वो कभी कभी यानी जरूरी माना जाता है। अच्छा, जब ये स्वर साधना का किसी हद तक हुआ तब उन्होंने हमको पलटे बताए। मेरे ख्याल से पलटे हर घराने में तकरीबन यकसा हैं, और पलटे जो हैं इनका आधार या तो गणित पर है या रेखा गणित पर, ज्योमेट्री पर। जैसे कि थियरम होती है ना, पहली, उसके बाद में उससे दूसरी उत्पन्न होती है, उससे तीसरी उत्पन्न होती है, चौथी, और अगर पहली नहीं मालूम हो तो दूसरी हम नहीं कह सकते। सही बात। तो इसी तरह से जो हमारे पलटे हैं, जैसे सारे ग रे ग म प, सारे सारे ग, देखा आपने। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम सरगम कर तो रहे, ये वॉइस कल्चर है, लेकिन ठेके भी साथ में चल रहे हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पलटों से और ठेके से क्या वास्ता है। तो मैंने कहा आप जरा इसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो उनका अच्छा बेटे गाओ। उनके खुद हमारे यहाँ तबला नमाज नहीं आते थे, खां साहब के हाथ में, और शुरू के उस्ताद ऐसे ही करते थे, खाली बायां लेते थे हाथ में, और उसके बाद में ठेका लग रहा है और वो गा रहा है शागिर्द। अब देखिए पहला पलटा है तो उन्होंने कहा कि भाई 6 मात्रे का दादरा है, सारे गा रे गा मा पा मा प द प द नि ध नि सा सा नि ध नि ध प द प म प म ग रे सा। देखा आपने, दादरा में आ गया। अब बोले दूसरा पलटा जो है वो है 1 2 1 2 3। बोले बेटा ये 5 है, 5 को गुणा कर दो 2 से, कितने हुए मात्रे? 10, यानी कि झपताल हो गया। सारे सारे गा रे गा मा पा मा प द नि ध नि सा नि द नि द प ध प म ग रे सा। उसके बाद सारे गा मा रे गा, है ना, सारे सारे गा मा, फिर 7 मात्रा है, सारे गा मा रे गा मा प गा मा प द नि सा नि द प नि द प म ध प म ग रे सा। आपने देखा ना? तो मतलब ये कि सीखने वाले को समानांतर रूप से स्वर भी मिल रहे हैं, राग भी मिल रहा है, और ताल भी मिल रहा है। अर्ज ये कर दूं? जी फरमाइए। ये पलटारे हर घरानों में एक से होते हैं या अलग अलग? तकरीबन यकसा है। अब अपने अपने चिंतन की बात है, है? अब उसके बाद में ये कहते हैं सीधे पलटे या सादा पलटे। अब एक चला अलंकार। वाह। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जी हाँ, या जेवर। हाँ। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि एक नेकलेस है, नेकलेस, अच्छा, जो महिलाएं गले में पहनती, उसका डिजाइन आपने देखा है ना, गोल 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 ऐसे करके रहता है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई 6 मात्रे के अलंकार, सारे गा मा ग रे गा मा प द नि सा रे ग रे सा नि द प म ग रे सा नि सा। आपको तसव्वुर हुआ है? टुकड़ा सारे गा मा ग रे, एक टुकड़ा बना। अब इसमें से और उत्पन्न हुए, सारे सारे गा मा ग रे गा मा प द प म, सारे सारे गा मा ग रे, सारे सारे गा मा ग रे। तो क्या मतलब है कि इन सुरों से गला इस काबिल हो जाता है कि उसमें बहुत ही मुलायमियत आती है, सुरीलापन होता है और सांस ठहरती है। मगर अलंकारों को जी हाँ, श्रोता भी समझ सकते हैं कि अगर आप अलंकार यूज करें और न यूज करें, जी ना, दोनों चीजों का अगर मुकाबला किया जाए, मैं अर्ज करूँ आपसे, फौरन पता लग जाएगा कि हम गाते वक्त अलंकार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सादा पलटे इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? कि वो तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे विद्यार्थी कक्ष, जो कि मंच में विद्यार्थी कक्ष की जरूरत नहीं है, वहां तो
तैयार किया हुआ माल श्रोताओं के सामने हम पेश करते हैं। सही बात। और उसी स्थान पर जो हमारी जो कल्पना शक्ति है, ये खुदा के करम से अगर वो काम कर जाए तो चमत्कार ही चमत्कार है। ये बात ठीक है आपने, तो इसका इस्तेमाल, लेकिन यहाँ जो एक कंप्यूटर लगा हुआ है वो उसको मैन्युफैक्चर करता रहता है, वो कभी सोचता नहीं कि हम इसके बाद ये करना है। जब ये रियाज ख़त्म हो गया तब उन्होंने कहा कि भाई अब आप एक ऐसा कीजिए कि बाकायदा ताल के साथ, जिसको हम स्वर मालिका कहते हैं, स्वर मालिका, कुछ लोग उसे सरगम गीत भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सीखने वाले को तमीज़ हो जाता है कि खाली कहाँ है और ताली कहाँ है। अच्छा, ये जो है इसका जो है पता चलता है। तो बहुत सी बंदिशें उन्होंने हमें सिखाई, मसलन जैसे ये ऐमन, और उसी के ऊपर फिर बाद में बोल देती है, वो ख्याल की सूरत हो गया। वाह। तो अभी इसका रूप जो है वो उसका आधार स्वर है? अब जैसे ये जो है ऐमन की स्वर मालिका है, रे 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 ना ना नी रे ग रे ग म प म प म ध म ग रे नी रे ग रे ग म प म प म ध म ग रे ग म प द नी द प म ग रे ग म प म ग रे नी रे ग रे ग म प म प। अब बोल उन्होंने बताए, तेरी सखी पिया नहीं आए घरवा, उन बिन जिया मोरा कल नहीं पावे, रे सखी पिया नहीं आ। अब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्या अब उसमें हम सोचेंगे कि ख्याल के और दूसरे हिस्से क्या हैं। तो मैंने जो स्वर मालिका का बताया था उसमें उन्होंने कहा कि मुखड़ा ऐसे ही पकड़ो जैसे ख्याल का पकड़ा जाता है, और अपने कल्पना से उसके कुछ हिस्से बनाओ, जैसे नी रे ग रे ग म प म प ग म द नी द प म ग रे सा नी रे ग रे ग म प प द प म ग रे ग प रे ग रे सा नी रे ग रे सा नी द प म ग म द नी रे ग रे सा ग रे म ग प रे ग रे सा नी रे ग म सा नी रे सा ग रे सा नी द नी सा म द नी ग म प रे ग प रे ग रे सा नी रे ग रे ग म प म प। अब आपने देखा धीरे धीरे जो दायरा है गायकी का वो गले में आता जा रहा है, यानी हर चीजें जो हैं वो हम उसमें शामिल करते आ रहे हैं, सम्मिलित करते जा रहे हैं। तो ये सब नियम अनुसार है, यानी ये ऐसे यानी ये एक ऐसा पौधा है जिसको बाकायदा बीज डालकर ज़मीन को साफ करके पानी डालकर उसको उगाया जा रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको आपने देखा होगा कि यानी बारिश में देखा हो तो कुछ पौधे खुद ही हो जाते हैं, कुकुर मुत्ते, हाँ, जिसको हम कहते हैं खुद रो, तो वो उठते हैं और ख़त्म हो जाते हैं उसके साथ। लेकिन ये जो है बहुत देर तक रहता है, ये यानी प्लान किया हुआ पौधा जो है या दरख्त, फिर वो आगे चलकर बहुत ही मीठे फल देता है। तो ये जो उपमा है यानी राग, दरख्त, बीज, मिट्टी, ये सब इनका चोली और दामन का साथ है। सही बात है। अब उसके बाद में यानी हम फिर ख्याल उन्होंने बताया भाई कि अब बड़ा ख्याल इसे कहते हैं बेस बनाने के बाद। जी हाँ जी, बेस बनाने के बाद में यानी बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी के घर मेहमान आ जाएं और ये कहे कि भाई इनको हमें खाना खिलाना है, तो सबसे मुश्किल काम जो है वो आटा गूंदना होता है। बगैर तो ये हमारा ये जो हम स्वर साधना करते हैं वो बिल्कुल आटा गूंदने के बराबर का काम है, जिसको आजकल के लोग समझते नहीं। यानी युवा पीढ़ी के लोग कहते हैं अच्छा उसी में सब्र से और यानी उससे धीरज से काम लिया जाता है। और ब्रिजनाथ जी, आपको मालूम है कि आज के लोगों में बहुधा धीरज का अभाव है। सही बात है, ये बिल्कुल धैर्य का अभाव है, कोई शक नहीं। वो ये समझते हैं कि भाई अब साइंस आगे बढ़ गई है, एक 24 घंटे के अंदर सब करते हैं। मेरा कहना यह है ब्रिजनाथ जी कि हमारा
जो हम अपनी नीड्स, ज़रूरत पूरा करते हैं, उसके लिए हमको साइंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और क्या? तो साइंस से हमारे जो सिविलाइजेशन है उसमें तरक्की हो रही है। हवाई जहाज़, टेलीविज़न, VCR, कितने मिनटों में आप काम कर रहे हैं, टेलीफोन, ठीक है ना। उसके लिए यानी उसके शोध कार्य के लिए हमको आगे देखना पड़ता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सकाफत है, उसके लिए हमको पीछे देखना पड़ेगा। सही बात, ठीक है। मियाँ तानसेन, स्वामी हरिदास, शेक्सपियर, आप समझे, गालिब हैं और कालिदास, हम जब पीछे देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सही बात। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि हमें पीछे देखने की क्या ज़रूरत है, हम आगे आगे चलते चले। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को बढ़ाने में हमारे ये जो साइंटिफिक जो गैजेट्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमको कोई गैजेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि स्वर साधना के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं पैदा हुआ है कि हमने 24 घंटे में हमारी आवाज़ होने लगी और 3 सप्ताह की आवाज़ होने लगी। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो हमें उसी तरीक़े से मेहनत करना पड़ेगी, उन्हीं पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा जिसमें हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, खिदमत करते आए थे, मेहनत करते आए थे, तब कहीं जाकर वहाँ उस सीमा तक, उस उच्चतम श्रेणी तक पहुँच सके हैं। ये कोई दास्तान सही बात या हिकायत 24 घंटे की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, 1 बरस की नहीं है। इसके लिए तो युगों की ज़रूरत है। सही बात है। यानी जब आप ख्याल गायकी पर आ गए, इसमें भी आपको काफ़ी वक्त लगा होगा रियाज करने और सीखने में। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके पहले मैं ये ज़रा बताना चाहता हूँ, ख्याल गायकी की तो हर यानी घराने में, अब मैं अपने घराने के लिए ज़रा कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितने घराने हैं सब ने सेवा की है, सब सम्माननीय हैं। किसी ने किसी में रिसर्च किया है, किसी में किसी। तो मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि मेरे घराने की गायकी की विशेषताएं क्या क्या हैं। एक तो ये है कि यानी जो विलंबित का हिस्सा होता है, बढ़त का, उसमें हमारे यहाँ मींड का यानी प्रायः इस्तेमाल होता है, मींड। और उसके बाद में एक चीज़ कहलाती है हिक्का, रे रे न, यानी स्वर के बढ़त के बाद में अब तानों के पास हम कैसे आएंगे। हाँ। तो कुछ वस्तुएं हैं जिनका हम सेतु बनाएंगे, जिनका ब्रिज बनाएंगे। ये तानों पे ले जाते हैं। जी हाँ, नहीं, ताने बाद में आते हैं। हाँ, वो ले जाते हैं तानों की तरफ। जिस पुल पर हमें चलना है वह है मींड है, वह है बहलावा, रे 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 न रे 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 न न रे 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 न रे 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 न। देखिए, तान नहीं थी। अच्छा, उसके बाद में फिर सरगम, जो मैंने आपके सामने पेश की। सरगम को के भी कई तरीके हैं, जिसमें हमारे घराने में छूट की सरगम जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी नी 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 धा पा सा नी 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 धा पा मा ग रे सा नी सा दा 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 नी 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 दा 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 नी 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 धा पा मा ग रे सा नी सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी धा पा मा ग रे सा ग री सा घ रे सा नी धा पा मा धा नी रे ग ग रे सा नी धा नी नी धा पा मा ग मा धा धा पा मा ग रे रे पा रे ग रे सा। आपने देखा कि ये जो फ्रेजेस हैं वो हम जैसे इंची टेप से नाप रहे हैं अपनी सप्तक को। तो इस छूट की सरगम में खास तौर से 2 हिस्से हैं, एक तो है क्रमानुसार और एक है अक्रमानुसार, जिसमें क्रम नहीं है। हाँ हाँ। जैसे नी 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 धा पा मा ग रे सा, हमने क्या कहा, सा धा 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 नी 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 सा नी धा पा मा ग रे सा, हमने धेवत को निखात के साथ में मिला दिया, तो ये क्रमानुसार तो नहीं हुआ। एक तरह से है धा 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 नी, लेकिन पहली नी ये आती है, सा नी 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 रे 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 ग रे सा नी धा पा मा ग रे सा, सा नी धा पा सा नी धा पा मा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा नी धा पा मा ग मा दा नी सा नी धा पा मा ग रे मा ग पा मा धा पा मा ग रे ग पा रे ग रे सा नी धा 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 पा मा ग रे सा नी धा नी रे सा नी धा पा मा ग रे ग पा रे ग रे रे सा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से इसके वैरायटीज जो हैं यानी बढ़ती चली जाती है। मैं एक सवाल करूँ आप? जी फरमाइए। ये सरगम जो है वो तान की तरह गाने का हिस्सा है या गाने का हिस्सा सीखने के लिए है? नहीं, इस गाने का हिस्सा भी है, एक खास, तो मैंने सुना है ये अटूट अंग है ये।
नहीं, मगर मैंने सुना है कि लोग जब सरगम लेते हैं हाँ? तो उसको बड़ा गलत समझते हैं, खराब समझते हैं कि सरगम नहीं गानी चाहिए। जी नहीं साहब, कैसे? मैं आपसे अर्ज करूं, सरगम ऐसी है जैसे अल्फाबेट। हाँ, का खा। नहीं, अल्फाबेट तो हो गया। नहीं, जब हम आप बोलते हैं तो क्या काखा का इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, मगर उसको कहते नहीं कि हम काखा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो श्रोताओं को फैसला कर लीजिए, हम अनाउंस थोड़ी कर रहे हैं कि हम सरगम कह रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं जैसे आमिर खान साहब थे। जी नहीं, उनका अपना दृष्टिकोण अलग था, ये अपने अपने कलाकारों का घराने का मगर कुछ लोग उसको ऐब समझते हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो तो किसी हर अच्छाई को कुछ लोग ऐब समझते हैं। कमाल है। आप जिसको अच्छाई समझते हैं हम उसे ऐब समझते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसे रिलेटिव टर्म कहते हैं। मगर यूनिवर्सल कोई चीज ये यूनिवर्सल है। आप देख लीजिए किसी भी घराने में हाँ, मतलब कि मैं खुद का अपना एक श्रोता की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि सरगम से हमको तो रोमांच होता है। जी जी, मैंने तो बहुत तान से ज्यादा अच्छी सरगम लगती है। जी अच्छा, नहीं, और उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, उसके बाद फिर इसी के यानी आधार पर तो सरगम है, वो तान है। हाँ, पद बम गरे सा गा धनी धनी गा बम गरे सा, देखा आपने? हाँ, तो उसका तो आधार है ये। हाँ, सरगम आधार है उसका जी, मगर आधार के साथ यानी तान जो है, अगर सरगम ली जाए और तान उसके साथ ली जाए तो ज्यादा अच्छा मालूम होता है। मगर ये भी उसका एक अटूट अंग है, जैसे बढ़त है, मींड है, हिक्का है, बहलावा है, सरगम है। इसका भी एक रियाज के लिए भी है ये, और यानी प्रस्तुतिकरण के लिए भी इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसका ये नहीं कि हम खाली बैठे हाँ, तो सरगम ही गा रहे हैं। हाँ, ये आपको मालूम है कि सरगम अगर कोई ज्यादा करता है और घबरा के सरगम करता है तो पुराने बुजुर्ग क्या कहते थे, बेटा सरगम मत करना नहीं तो सुर गुम हो जाएगा। ओह अच्छा, सरगम हाँ, सुर गुम, क्या कहने। तो इस तरह से तो एक ऐसा कि एक वजन के हिसाब से एक उसका संतुलन, हाँ संतुलन जो है वो रखा जाना चाहिए। वेरी गुड। तो ये मैं अपने घराने की खूबी बता रहा था। अच्छा, 3 सप्तक की ताने, आकार ताने, पेशदार ताने, बलदार ताने, किसी हद तक लयकारी। मैंने किसी हद तक क्यों कहा कि कुछ घरानों में लयकारी का यानी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, वो उनका यानी खूबसूरती है, वो उनके गायकी की यानी सुंदरता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब ये हुआ कि श्रोताओं के लिए हमारे जितने सब घराने हैं उन्होंने अपने अपने मजाक, अपने अपने मिजाज, अपने अपने टेस्ट के लिए, भाई आपको बहुत पसंद है हाँ, तो आप इनका गाना सुनिए। हाँ जी, सही है। आपको लयकारी सुनना है, आप इनसे सुनिए। आपको 3 सप्तक के ताने सुनना है, आप इनसे सुनिए। तो ये चीज़ें, और फिर जब ऐसा हो जाता है कि एक ही घराने के मान लीजिए या सब घराने के लोग हों तो सब बड़े मज़े में, फिर आप बाग में जाएंगे ना तो किस तरह से नाना प्रकार के पुष्प होते हैं, रंग अलग होते हैं, उनकी सुगंध अलग होती है, तो आप तो मस्त हो जाते हैं उपवन में जाकर। लेकिन जिस वक्त आप उस वाटिका में, पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं तो आपकी निगाह एक अमुक या विशेष फूल पर जम जाती है। मान लीजिए वहां गुलाब है तो आपने कहा भाई सुभान अल्लाह, बेहतरीन है भाई, इस गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं है, लेकिन आपका ये बयान जो है वो सही नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल नहीं आपको है। पसंद है ना? हाँ, हो सकता है मुझे ना पसंद हाँ, है, मुझे चमेली पसंद मुझे कोई है, दूसरा फूल पसंद है। हाँ। तो इस तरह से एक ऐसी नौबत आई है कि जितने लोग गए अपने अपने रुचि अनुसार उन्होंने सारे फूलों को पसंद कर लिया। तो मतलब ये कि ये फूल ये इससे अच्छा है, ये कहना ही मेरे हिसाब से यानी उचित नहीं होता। इसी वजह से है कि हमारे सारे घराने की जो गायकी सब लोग अपने पसंद करते हैं, ये सिलसिला है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप ख्याल के तो एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट तो होना तो बहुत बड़ी चीज है साहब। नहीं, मैं तो इसका विद्यार्थी हूँ, और वो भी प्रारंभिक। ये इसी वजह से आप आगे बढ़ सके कि अपने आप को विद्यार्थी मानते रहे, मगर फिर भी एक स्टेज पे ऐसे पहुंच गए जबकि आप समझ सकते थे भाई अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ख्याल का एक सही ब्रिजलाल जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था। जी हाँ, कि आप छाया नट के ऊपर ख्याल सुनाइए। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा बिल्कुल। मतलब आप के चेहरे से ये पता चल रहा है कि आप हमारे घराने की कुछ मतलब चंद चीज़ें या चंद बंदिशें जरूर, हालांकि अक्सर आप सुन चुके हैं, लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसा मौका है कि हम इसको फिर दोहराएंगे। तो अब इससे पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो हमारे घराने की ख़ास बंदिश है वो ध्रुपद है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू की
हर घराने में शुरू की तालीम ध्रुपद की रहती है। ध्रुपद का अंश रहता है जी हाँ, रहता है, बल्कि मैं ध्रुपद ही सुना रहा हूँ। अच्छा, पहले तो हमारे जो जिनका जिक्र मैंने किया ना, उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, वो नवाब हामिद अली खान साहब के दरबार में थे रामपुर में, जिनके बारे में मैंने कहा था, जिनके 5000 ध्रुपद याद थे। हाँ हाँ। तो उस दिन क्या था कि एक बहुत ही पावन अवसर था, यानी दशहरा विजयदशमी का दिन था, और उस वक्त नवाब साहब ने कहा कि भाई आज हम जो रचनाएं सुनेंगे वो तो होगा ध्रुपद का रूप, और विषय होगा रामचंद्र जी की प्रशंसा। वाह। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में संगीत के माध्यम से कैसी एकता हुई है। कोई दूसरी चीज आपस में मिला नहीं सकती, इत्तेहाद नहीं कायम कर सकती, जैसे हमारे संगीत ने किया। अब नवाब हामिद अली खान साहब का दरबार है, और वहां पर रामचंद्र जी की प्रशंसा में वो इनायत हुसैन खान साहब से फरमाइश करते हैं कि एक ध्रुपद सुनाइए। तो अब जाहिर है कि आप किसी से कहते हैं आप ये सुनाइए, बहुत मुश्किल होगा, हर शख्स के पास तो सारा माल तो रहता नहीं। तो उनका क्या, अच्छा, थोड़ी देर साहब उन्होंने चिंतन किया, और उसी समय ये इस यानी ध्रुपद का निर्माण हुआ। तो ये एक तरह का चमत्कार आप कहेंगे, हैं? कंपोजिशन उन्होंने बना दिया। हाँ, उन्होंने थोड़ी देर सोचा और ये कहा कि ऐसे बुजुर्ग, इतने बड़े इंसान जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके बारे में कहा, उन्होंने सोचा, उसी वक्त उन्होंने रचना कर दी। बहुत बड़े रचनाकार थे वो। क्या कहेंगे? तो वो ध्रुपद की शक्ल मैं आपको बस 1 मिनट 2 मिनट सुनाता हूँ। थोड़ी देर जरा मैं आलाप, जो कि अनंत हरि नारायण, जो बाद में अपभ्रंश होकर नोम तोम हो गया, रे 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 न रे रे न नु रे रे न नु रे रे न न न त न नु न न न न त हरे नारायण हरे नारायण नु रे रे न न न रे 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 न न न न रे 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 नु रे 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 न नु रे 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 न न न नु रे रे न न न न न न रे 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 न रे 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 न न नु न न रे न न रे न न रे 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 नो 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 न न न न रे 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 नो 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 रे न नो 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 न न न न रे रा न न न न रे रा न न न न रे रा नो रामचंद्र कृपा निधान रामचंद्र कृपा निधान रामचंद्र कृपा निधान दया धर्म गुण की खान तुम पुरुषोत्तम महान रघुवंशी कुल की आन तुम हो भगवान समान सकल जगत करत गान रामचंद्र कृपा निधान रामचंद्र कृपा निधान दया धर्म गुण की खान तुम पुरुषोत्तम महान तुम पुरुषोत्तम महान तुम पुरुषोत्तम महान रामचंद्र कृपा निधान रामचंद्र कृपा निधान कृपा निधान कृपा निधान रामचंद्र कृपा निधान दया धर्म गुण की खान तुम हो पुरुषोत्तम महान रामचंद्र कृपा निधान कृपा निधान
कृपा निधान रामचंद्र कृपा निधान। खान साहब जी ये रचना सुनकर के रोमांच हो गया। उस्ताद इनायत खान साहब, जी हाँ, उस्ताद हुसैन खान साहब, रहमत हुसैन खान साहब ना आपका, इनायत हुसैन खान साहब ना, वो जरूर गंगा जमुनी संस्कृति के पुत्र थे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जबरदस्त। तो रामचंद्र के ऊपर इतनी बढ़िया कविता रचना ये रचना तुलसीदास ही कर सकता था। जी हाँ, मेरे आपके जहन में और आपके दिल में वही जज्बा होना चाहिए जो कि हिंदू के दिल में है, जो कि मुसलमान के दिल में है। तब वो एक बहुत बड़ा इंसानियत का जज्बा। आज जो ये गड़बड़ें हो रही हैं वो जज्बे खत्म हो गए। नहीं, तो इसका मतलब है आज के दौर में हमारे देश में इस प्रकार की संगीत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ताकि कोई भेद भाव द्वेष ये सब के सब जो हैं वो मिट जाएं। यानी गुलाम अली खान जब गांधी जी के सामने हरिओम गाते थे, हरिओम आंखों में आंसू, जी हाँ, वो तो चीजें कहाँ रही हैं? सही है, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे वाग्यकार थे और उस दरबार, अच्छा फिर उसके बाद में फिर किसी गवैये का प्रोग्राम ही नहीं हुआ वहाँ। बोले भाई आप इसके बाद में खत्म है। तो ये सिलसिला हुआ। आप छायानट के बारे में बता रहे थे। जी, छायानट। हाँ, छायानट कह रहा था मैं। तो वो भी इनायत हुसैन खान साहब की खास एक बंदिश है। अच्छा। और पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर से महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से हर कलाकार को ये याद है। अच्छा, वाह। ये रे ना रे 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 न रे रे न रे। जनन 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 न न न न न न बा आज बेचुमा बा आज पिया के मिलन को चली जात अपने मंदर सो नारे जनन 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 नन नन पूजा करने को निकसी घर सो पूजा करने को निकसी घर सो अलबे नार चमक दिया नायत बार बार जनन 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 नन जनन जनन जन जनन बाज देशवा
एक्सेलेंट, क्या खान साहब जवाब नहीं आपका। बस ये तो बुजुर्गों की चीजें हैं साहब। क्या बात है, आपने जिस घराने से शिक्षा ली है उसको पचा गए हैं आप, ऐसा लग रहा है। यानी जो तालीम मिली है उसको महफूज करने की कोशिश की है। ब्रिजनाथ जी, इसी वक्त मुझे एक दूसरे बुजुर्ग याद आ गए, हमारे घराने के सुतून थे, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। वो बहुत बड़े रचयिता थे, उनके मेरे ख्याल से 500 कंपोजिशंस हैं। एक मुझे उन्होंने बताई थी राग सिंदूरा में, ये बहुत ही अप्रचलित राग माना जाता है, काफ़ी ठाटका है, बहुत कम लोग, लेकिन बड़ा रंगीला और बड़ा रसीला राग है। उसमें एक 3 ताल की बंदिश। मैं सर, आप ये सोच रहे होंगे, शिकायत कर रहे होंगे कि भाई मैं यानी विलंबित ख्याल की जो है बंदिशें क्यों नहीं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा कार्यक्रम जो है आकाशवाणी का, उसमें हम विलंब नहीं कर सकते, समझे। गाना आधा घंटा वो दूसरी बात है, लेकिन बातचीत के साथ में जो बंदिशों के नमूने हैं वो मतलब ठीक है, यही करना चाहिए। वो एक तरह का ये समझिए कि फ्लैश, हाँ, हमारे सुनने वालों को मिल सके। सही बात है। रे रन रे रे रना जिरना दरस बिन तरसत अखियाँ मोरे, दरस बिन तरसत अखियाँ मोरे, तकत हूँ राह बाट नित तोरी, दरस बिन रन दिना मोहे कालना परत है, रन दिना मोहे कालना परत है, हृदय बसी तोरी मूरत, मुस्तफ को दर्शन दीजे, बेसर गए सुध मोरी, दरस बिन तारा। दरस बिन तरसत अखियाँ मोरी, दरस बिन सानी दा पा म ग रे, सानी दा पा म प द सा रे ग रे सा रे नि सा, सा रे म प द सा रि ग रे सानी दा पा म ग रे सा, दरस स बिन त म प नि सा रि ग रे सा रे नि सा रे नि दा प द पा म ग रे सा नि सा, दरस बिन त रसत अखियाँ। ये मुश्ताक हुसैन खान साहब से मैंने 25 दिन में सीखी, हालांकि उनके प्रोग्राम सुनकर मुझे अस्थायी यंत्र याद हो गया था। अच्छा। मगर जिस अंदाज से कि यानी आंख में आंसू आ जाए, तो मैंने बोले आज भी गलत है, कल भी गलत है, ये भी। जब 25 दिन के बाद जाने लगे रामपुर, तो बोले कि बेटा बहुत तेज आदमी हो तुमने याद कर लिए, लेकिन फिर भी बेटा रुपए में चवन्नी हासिल हुई है तुम्हें। आप समझे ना, ये भी कम बात थोड़ी है कि इतनी तारीफ कर दी आपकी। तो ये मतलब कहने का मकसद ये कि आज के लोगों से ये मेरा कहना है कि बंदिशों की कितनी कद्र है। मगर मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे जी कि आपने इतनी वैरायटी सुनाई जी, तराना भी कही आप, जी हाँ, जोड़ी में कहें तो और भी अच्छा, बहुत बहुत मगर इसके बाद फिर टप्पा भी सुनाइए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा है कि ये बहादुर हुसैन खान साहब की बंदिश है, ये हमारे जो रामपुर घराना है
उसके जो पहले संस्थापक थे वो थे उस्ताद बहादुर हुसैन साहब, और वो मियाँ तानसेन के वंशज थे। उन्होंने 1000 तरानों की रचना की है, और उसमें से एक बहुत ही ये एक नायाब जो है मोती है। क्यों कि ये 1 ताल और 3 ताल में बैक वक्त आता है। ओहो दिन दारा दिर दिर तेले नाना ताना दिर ताना दिन दारा दिर दिर तेले नाना ताना दिर ताना ताना दिर ना ताना तादरे दानी ना दिर 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 दानी तेला तुम दिर तादरे तादानी दिन दारा दिर तेले नाना ताना दिर ताना ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी तुम तदारे तदरे दानी तदियन रे तदियन रे तदर तदानी दिन दर दिर तेले नना तना। अजरा एक ताला लगाइए। दिन दारा दिर दिर तेले नाना ताना दिर तना ताना दिर ना ताना तदर दानी ना दिर 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 दानी तेला तुम दिर दादर दादानी दिन दारा दिर ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी तुम तदारे तदर दानी तदियन रे तदियन रे तदर तदानी दिन दारा दिर दिर तेले नाना ताना। ये काल में यानी 2 तबला नमाज हो तो ये हम गाते रहेंगे, 2 तबले समानांतर बजते रहेंगे। अब तराने के जो खास अंग हैं, दिन दारा दिर दिर तेले दिन दारा दिर दिर तेले दिन दारा दिर दिर तेले तना दर नाता। हाँ साहब जी। तो ये आपने बंदिश मुलाहिजा की ब्रिजनाइन जी कि ये पुराने बुजुर्गों की। आपके उस्तादों में से बड़े बड़े वाग्गेयकार हुए। जी हाँ। और बहुत से वाग्गेयकारों से आपका संबंध रहा। जी हाँ, खिदमत की है मैंने। हाँ, तो कुदरतन आप में भी वो एक क्वालिटी आई होगी जरूर। जी हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी कुछ बंदिशें हों तो सुनाइए। मैं इस वक्त तो सिर्फ 1 या 2 बंदिशें यानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो अहीर भैरव की बंदिश पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अच्छा। अलबेलो साजन आयो रे, मेरे ख्याल से हर शख्स जानता है, हर शख्स गाता भी है। वो मेरी है, वो मैंने आज से तकरीबन 35 बरस पहले। सब मशहूर चीज़ है हैं? मशहूर हो गई ये चीज़? ये बहुत मशहूर है, यानी लोग इसको कहते हैं कि भाई बहुत कम बंदिशों में ये एक अलबेलो साजन आयो रे, अलबेलो साजन आयो रे, तेरी सखी मैंने अति सुख पायो रे, अलबेलो साजन आयो रे,
अलबेलो साजन आयो रे, मंगल गावो चौक पुरावो, सकल जगत आनंद छायो रे, अलबेलो अलबेलो साजन आयो, साजन आयो, साजन आयो। साहब आपके अचीवमेंट्स देख के मुझे ताज्जुब हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं ये करना चाहता था कि फरमाइए। न सिर्फ आप हिंदुस्तान में तो खैर गाया बजाया आपने और ये आपका घर है, जी हाँ, मगर आपने फॉरेन ट्रिप्स भी बहुत की हैं, जी हाँ, मेरी खुद की नॉलेज में है वो। जी हाँ, तो आप जरा उसके कुछ जी हाँ, सिलसिला ऐसा हुआ, संस्मरण सुनाइए। जी हाँ, कि सबसे पहले मेरा जाना हुआ अमेरिका, और वहाँ मैंने समझिए कि मुसलसल 3-4 साल तक जाता रहा मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में, यानी अमेरिकन लड़के और लड़कियों को सिखाने के लिए। बहुत अच्छा जहन उनका, बड़ा अच्छा ग्रास्प, और उनका ये कहना था कि भाई हिंदुस्तानी जो संगीत है उससे बढ़कर दुनिया में संगीत नहीं हो सकता। वाह। मैंने उनसे पूछा कहिए आपके यहाँ कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो बोले 9। हमने कहा कि हज़ारों हैं। तो इस तरह से काफ़ी उनके सुर इतने अच्छे कि यानी फिर उसके बाद मेरा कनाडा जाना हुआ, और इंग्लैंड में मैंने काफ़ी दिन काम किया, और आपको तो मालूम है ऑल इंडिया रेडियो में मैं 29 साल मैंने सर्विस की है। हाँ। तो इस तरह से जो अनुभव था, यहाँ का अनुभव जो है, जी हाँ, वहाँ पर हमने उन लोगों को बताया कि यानी संगीत का यानी प्रचार जो है वो कैसे किया जाता है। और वहाँ यानी पूरे वेस्ट में वोकल म्यूज़िक अगर आप यानी आत्म प्रशंसा न होगी, वो मैं ही लेके गया हूँ। और उसके बाद में हमारे सारे कलाकार भाई वहाँ पहुँचे। अब तो प्रोग्राम में 2-2, 3-3 घंटे लग अमेरिकन लोग, फ्रेंच लोग, इंग्लिश लोग, ये सब काम करते हैं। हाँ, तो आपका इतना बड़ा अनुभव जी, और आपका इतना रेपुटेशन, जी, तो मैं चाहता हूँ जी हाँ, कि आप कोई मैसेज नए कलाकारों के लिए दें। नहीं, नए न सिर्फ नए बल्कि वो कलाकार जो काफ़ी बढ़ रहे हैं आगे, मगर उनके अंदर एक वो पेशेंस, उनके अंदर एक वो शिस्त, डिसिप्लिन नहीं है। जी आप बताइए आप क्या। मेरा सबसे पहला संदेशा ये होगा उनके लिए कि वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करें। इस एज में भी सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि इससे जो है वो यानी चेतना बढ़ती है, इल्म बढ़ता है, बंदिशें हासिल होती हैं, अंग मालूम होते हैं, और उसमें बरकत पैदा होती है, और आवाज़ में तासीर पैदा होती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे तासीर पैदा होती है। तो ये है, और बंदिशों की अहमियत रखना चाहिए, और खूब रियाज करें, और उसमें सब्र रखें। असल बात ये है। शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा आपने कमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को एक बड़ा नया एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि मैं ऐसा मौका पहली दफे मुझे मिला। जी हाँ, जी हाँ। मगर आपको सुनकर के न सिर्फ मुझे सुकून हुआ, बल्कि मुझे ये भी अच्छा लगा कि मुझे ऐसा मौका मिला आपके साथ बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी तो संगीत का जो प्रचार है वो पूरे देश में लोग जानते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ स्टूडियो में पधारे। आदाब अर्ज़ है। संगीत पत्रिका अंतर्गत सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद हाफिज अहमद खान यांची आकाशवाणीच्या संग्रहालयातली ब्रिज नारायण यांनी घेतलेली मुलाखत आत्ताच आपण ऐकलीत। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची भेट होती।